गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर शो और आज डेट है 10 अप्रैल 2019। तो चलिए 10 अप्रैल 2019 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2019 जारी कर दी है। इसमें किस आईआईटी ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो किस आईआईटी ने सबसे ऊपर वाला रैंक प्राप्त किया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में? तो कौन सा है वो है आईआईटी मद्रास। कौन है? आईआईटी मद्रास, जिसको रैंक 1 हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति। इसका युद्धाभ्यास 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच संपन्न हुआ और हुआ कहाँ? ये हुआ श्रीलंका के दिया तालाब में। कहाँ हुआ? श्रीलंका के दिया तालाब में। ठीक है, श्रीलंका के दिया तालाब में ये आयोजित हुआ था और ये कब से कब तक चला? 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच। अगला क्वेश्चन है किस देश के ग्रैहम रीड को भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? ग्रैहम रीड, ग्रैहम रीड, ग्रैहम रीड को किया गया है नियुक्त भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम का प्रमुख। अब आपको यह बताना है ग्रैहम रीड किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 को किस देश की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आप इसका नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेना को क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। तो किस देश का ये सेना है? तो ये है ईरान का सेना। अमेरिका ने ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कब किया है? 8 अप्रैल 2019 को। और ईरानी सेना का नाम क्या है? ईरानी सेना का नाम है रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, यह पहली बार है जब अमेरिका ने दूसरे किसी सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। आपको यह ध्यान देना है, सेना को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट पब्लिश किया है और इसके अनुसार अगले वर्ष यानी 19 से 20 इस ईयर में, इस जो दौरान है, इसका ग्रोथ रेट रहेगा 7.5। कितना रहेगा? 7.5। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया है? सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर किसने जारी किया है? ये क्या है? ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया है। इसका नाम है ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर। क्या नाम है? ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर। ये नाम याद रखना आप। क्या नाम है? ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर इसका नाम रखा गया है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ऑनलाइन गेम को पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है? गेमिंग यूनिकॉर्न, गेमिंग यूनिकॉर्न। तो पहली बार किस भारतीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है? तो यह है ड्रीम 11। किसको मिला है? ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 को देखो 1 बिलियन से अधिक, 1 बिलियन से अधिक अगर कमाई कोई करने वाली कंपनी है तो उसको गेमिंग यूनिकॉर्न कंपनी के टीम में शामिल कर लिया जाता है, क्लब में शामिल कर लिया जाता है। तो गेमिंग यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सा है? भारतीय गेमिंग कंपनी कौन सा है? यह है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 को अब बनाया किसके द्वारा गया था? तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं हर्ष जैन और बबीता सेठ। दो इसके फाउंडर हैं, हर्ष जैन और बबीता सेठ। तो अभी इसके को फाउंडर और सीईओ जो हैं वो है हर्ष जैन। ठीक है, तो सीईओ है इस गेमिंग कंपनी के हर्ष जैन, लेकिन इसके फाउंडर जो थे हर्ष जैन और बबीता सेठ, ये दोनों हैं।
इसका जो ये बनाया गया ये 2008 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 8 में ये कंपनी बना था, गेमिंग कंपनी। ये एक तरह का फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी है, फैंटेसी स्पोर्ट्स वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। ये सब गेम ये प्रोवाइड करवाती है। तो अभी ये जो क्रॉस कर गई है 1 बिलियन, इसका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जिसके कारण से इसको गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2019 में हाल ही में किस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ है? तो कौन से कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ है प्राप्त, किसके द्वारा? NIRF रैंकिंग में। तो ये मिला है मिरांड हाउस दिल्ली। किसको मिला है? मिरांड हाउस दिल्ली। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, और इसमें लगातार तीसरे साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांड हाउस कॉलेज ने टॉप किया है, और टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली के ही 6 कॉलेजों का नाम है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे देखा। अब ऊपर जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस IIT कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल हुआ है? ये था IIT मद्रास। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं टॉप कॉलेज कौन सा है। तो टॉप कॉलेज है मिरांड हाउस दिल्ली। तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। ओवरऑल रैंकिंग जो है, ओवरऑल रैंकिंग जो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें से टॉप कौन है? यह है IIT मद्रास। ठीक है, लेकिन अभी सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का अगर बात किया जाए, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है? यह मिरांड हाउस दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को आइमा अवार्ड्स 2019 के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब मिला? आइमा अवार्ड 2019 के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? ये मिला संजीव बजाज को। किसको मिला? संजीव बजाज को। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आइमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बजाज को। किसको? संजीव बजाज। तो संजीव बजाज का कंपनी का नाम क्या है? बजाज फिनसर्व। क्या नाम है? बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व के MD संजीव बजाज को यह अवार्ड दिया गया। बजाज फिनसर्व एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है जो ऋण, संपत्ति प्रबंधन, धन प्रबंधन और बीमा पर आधारित है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है बजाज फिनसर्व। अगला क्वेश्चन है कि जीन एडिटिंग के महत्वपूर्ण तरीके CRISPR ने हाल ही में किस रेंगने वाले प्राणी के जीन को बदलने का सफल प्रयोग किया है? तो CRISPR ने अभी हाल ही में किसी रेंगने वाले यानी रेप्टाइल के जीन को बदलने का सफल प्रयोग किया है। तो वो कौन सा जानवर है? वो है छिपकली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार डैश ने अपने प्रवासी साथियों के साथ विश्व के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थिति बरकरार रखा और 2018 में 79 बिलियन $US वापस प्राप्त किए। ये कौन सा देश है? ये देश है भारत। तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों के साथ विश्व के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, और 2018 में इसने 79 बिलियन $US वापस भारत लाया है। ठीक है, भारत के बाद इसमें किसका स्थान है? इसमें स्थान है चीन का। अगला क्वेश्चन है कि इजरायली टीम आयरनी या यहूदा के लिए गोलकीपर के रूप में खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? ये जीता है इसाक हाइक ने। तो इजरायली टीम जिसका नाम है आयरनी या यहूदा, ठीक है, इसके लिए गोलकीपर के रूप में इसाक हाइक ने खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार प्राप्त किया। इनका उम्र है 73 साल। ठीक है, ये पेशेवर खेल है और पेशेवर खेल में हिस्सा लेने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने हाल ही में अभी ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए NGT से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो यह है
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनजीटी से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला कौन सा रेलवे का पहला स्टेशन बना? यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। स्टेशन में उच्च श्रेणी के रिजर्व, लॉन्ज, वेटिंग रूम, एसी और नॉन एसी रिटायरिंग रूम, फूड कोर्ट और स्वच्छता सुविधाएं जैसी अन्य सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। आप सब जानते हैं होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? ये थे सैमुअल हैनीमैन। कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। तो इन्हीं के जयंती को मनाने के लिए हर वर्ष हम लोग 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से कौन सबसे सस्ता आवासीय बाजार था? तो सबसे सस्ता आवासीय बाजार 2018 में कौन रहा? होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। तो इसके अनुसार हैदराबाद सबसे सस्ता आवासीय बाजार रहा। ठीक है, और ये जारी कौन से रिपोर्ट में हुआ? होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में। ठीक है, और इसके बाद हैदराबाद के बाद किसका नंबर है? ये है कोलकाता का, और इसके बाद है पुणे का। ठीक है, तो सबसे पहला हैदराबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा पुणे, जहां पे आप सस्ते तरीके से आवास खरीद सकते हो, यानी घर खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वाहन प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा न्यूजेन मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वाहन प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा न्यूजेन मोबिलिटी शिखर इसका आयोजन किया जाना है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मानेसर में। कहाँ किया जाएगा? मानेसर में। क्या किया जाएगा मानेसर में? मानेसर में किया जाएगा न्यूजेन मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन बुजुर्गों को मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुजुर्गों को मतदान करने में सुविधा लाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया था। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है सहूलत ऐप। क्या नाम है इसका? सहूलत ऐप। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सहूलत ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में किया गया, और इसका फंक्शन क्या है? बुजुर्गों को मतदान की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो इसके अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, इसी कारण से आपका आंसर क्या होगा? नंद कुमार साई। अगर अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जाता तो आपका आंसर कुछ और होता। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, ऊपर था अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रामशंकर कठेरिया। कौन है? रामशंकर कठेरिया। अब देखो यहाँ एसटी एससी से रिलेटेड मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उसको याद रखना कि एसटी और एससी कमीशन ये दोनों पहले एक ही था, जिसका गठन हो गया 1978 में। ठीक है, 1978 में इसका गठन हुआ था, और ये एक ही कमीशन था। और अनुच्छेद कौन सा था? 338। ठीक है, लेकिन 89th संविधान संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 89th संविधान संशोधन 2003 के अनुसार इसको स्प्लिट किया गया। किसके अनुसार? 89 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 2004 में। ठीक है, 89 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 2004 में इसको स्प्लिट किया गया। एससी अलग हो गया, एसटी अलग हो गया। ठीक है, एससी को अनुच्छेद कौन सा दिया गया? 338, और एसटी को अनुच्छेद कौन सा दिया गया? 338A। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद अलग अलग हो गया। और इसके जो पहले एससी के जो पहले अध्यक्ष बने वो थे सूरज भान, और एसटी के जो पहले अध्यक्ष बने वो बने कुंवर सिंह। तो ये दो तीन बातें जो मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और एसटी एससी जो 1978 में बना था, उसका अगर पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो थे भोला पासवान। कौन? भोला पासवान।
ठीक है, ये आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ओबीसी आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? ये है भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। अब यहाँ पे भी भगवान लाल साहनी जो बने हुए हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। अब इससे भी रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ओबीसी आयोग एक्चुअली में अस्तित्व में आया कब। तो ओबीसी एक्ट जो था वो 1993 में ही पारित हो गया था, ओबीसी एक्ट, ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, जिस कारण से 2018 में इसका संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको डिफरेंस समझ में आया? ओबीसी के बारे में अगर एक्ट के बारे में पूछा जाए तो ये 1993 होगा आपका आंसर, लेकिन जब ये पूछ लिया जाए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ तो ये हो जाएगा 2018। अब यहाँ पे संशोधन का कौन सा संशोधन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दो संशोधन आता है जो आपके एग्जाम में भी रहता है, बुक में भी रहता है। कहीं आपको मिलता है 123वां संशोधन, कहीं मिलता है 102वां संशोधन, ठीक है। अब इसमें है कौन सा स्टूडेंट को ये आज तक पता नहीं चल पाता है अच्छे से, तो आज आप क्लियर कर लो। 123वां संशोधन था ये, ठीक है, संशोधन बिल जो था ये था 123वां, लेकिन संविधान संशोधन जो था ये था 102वां। आपको अभी तक शायद समझ में नहीं आया होगा। जो संशोधन बिल आया, बिल जो पुटअप किया गया उसका नंबर था 123वां, लेकिन अभी तक संविधान में संशोधन जो हुआ है वो मात्र 102 संशोधन ही हुआ है, और जनवरी में आपका 130वां संशोधन अभी हाल ही में हुआ है, जनवरी 2019 में, तो उसका भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब तक ओबीसी बना था तो टोटल 102 संशोधन ही हुआ था, और जनवरी 2019 में 103, यानी अभी तक अगर ये पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितना संशोधन हुआ है, 103 संशोधन ही हुआ है। लेकिन बिल कितना आया, तो बिल टोटल लगा के 124 बिल आ चुके हैं, और अगर उसको छोड़ दें तो जो ओबीसी बिल था वो 123वां बिल था, ठीक है। आई होप कि ये अब क्लियर हो गया, बहुतों का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि संशोधन बिल कौन सा लाया गया तो 123वां, लेकिन संवैधानिक संशोधन कौन सा था, 102वां। अब ओबीसी आयोग जो बना इसका आर्टिकल कौन सा दिया गया, तो आर्टिकल दिया गया 338B। तो देखो एसटी, एससी, ओबीसी ये तीनों एक ही कैटेगरी में आ गया, सॉरी एक ही आर्टिकल के आसपास आ गया। 138 अगर पूछा जाए तो ये हो गया एससी, 138A पूछा जाए तो ये हो गया एसटी, और 138B अगर पूछा जाए तो ये हो गया ओबीसी, ठीक है। आई होप सब चीज अब आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है फ्रांस। कल मैंने क्या पूछा था, फीफा रैंकिंग 2019 में दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ था? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था फ्रांस को। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है? गेम चेंजर किस क्रिकेटर का जीवनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन पे इतना ही। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।